दोस्तों, चीन इनकलाब के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बॉक्सर्स इनकलाब कैसे नाकाम रहा। और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि चीन के इनकलाब का ख्वाब देखने वाला असल में कौन था। वो जर्मन कौन था जिसने माओ जे तुंग जैसे लीडर को लॉन्ग मार्च करने पर मजबूर कर दिया। पहाड़ों के उबड़ खाबड़ और दुश्वार गुजार रास्तों पर मशीन गन्स की बरसती गोलियों के बीच में लॉन्ग मार्च आखिर कैसे आगे बढ़ा, यही सब आज आपको बताएंगे। सो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। बॉक्सर्स इनकलाब चीन में 19वीं सदी का आखिरी खूनी और भयानक इनकलाब था। इसी सदी में इनकलाब लाने की ऐसी अजीबोगरीब और किसी हद तक ताबड़तोड़ कोशिशें भी हुई जिसे सुनकर दिमाग दंग रह जाए। ताइपिंग की बगावत जो 1850 से 1864 तक जारी रही, इसके बानी यानी लीडर होंग जी कुआंग का दावा था कि नऊजुबिल्लाह वो भी खुदा का बेटा और ईसा अलैहिस्सलाम का छोटा भाई है जिसे खुदा ने चीन की इस्लाह के लिए भेजा है। झूठा दावा करने वाला होंग चीन की इस्लाह तो न कर सका, लेकिन इसकी बगावत ने 2 करोड़ से ज्यादा इंसानों की जानें जरूर ले ली। होंग नामी ये शख्स असल में सिविल सर्विस की एग्जाम में इम्तिहान में फेल हो गया था और इसी वजह से वो अब शायद बगावत करके इस मुल्क की, इस निज़ाम की ऐसी तैसी करना चाहता था। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन चीन के हालात अब बेकाबू हो चुके थे। 20वीं सदी के पहले सूरज ने भी चीन में शांति और अमन नहीं देखा। ऐसे हालात में चीन में वो लीडर उभर कर सामने आया जिसकी चीन को सदियों से जरूरत थी। इस लीडर का नाम था सिन याट सेन। ये शख्स एक गरीब किसान घराने में पैदा हुआ था, लेकिन पढ़ा लिखा और तालीम याफ्ता था। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान समेत कई मुल्कों का सफर भी कर चुका था। बाकी इनकलाबियों की तरह वो भी चीनी बादशाह से नफरत करता था। इसी वजह से उसे जिला वतन यानी तड़ीपार भी कर दिया गया था। चीन का चैंग शाही खानदान चीन के पूर्वी और समंदरी इलाके मंचूरिया से ताल्लुक रखता था और इसी मंचूरिया के इलाके को चीनी आवाम के लोग अपने मुल्क का हिस्सा नहीं समझते थे। मतलब कि चीनी आवाम की नज़र में चीनी बादशाह भी गैर मुल्की ही था। सिन याट सेन ने चीनी आवाम और फौज की बड़ी तादाद को साथ मिलाकर साल 1911 में चैंग खानदान की बादशाहत खत्म कर दी और 5 साल के छोटे से बादशाह कम सिन से बादशाहत के खात्मे के मुआहदे पर दस्तखत करवा लिए, जिसके बाद सिन याट सेन आज़ाद चीन का पहला सदर यानी लीडर बना। लेकिन ऐसे पुरानी हुकूमत के एक वजीर यान शी काई की वजह से उसी के हक में सदारत छोड़नी पड़ी, यानी अब सिन याट सेन की जगह शी काई चीन का सदर बन गया। लेकिन फिर बाद में सिन याट सेन ने शी काई की हुकूमत के खिलाफ भी बगावत कर दी। साल 1921 तक वो चीन का कंट्रोल संभाल चुका था, लेकिन इसी दौरान हुकूमत की कमजोरियों से फायदा उठाकर मंगोलिया और तिब्बत चीन से अलग हो गए, यानी मंगोलिया और तिब्बत भी चीन ही का हिस्सा थे। अब ज्यादातर चीन पर हुकूमत की नहीं बल्कि वॉरलॉर्ड्स की रीट्स कायम थी, यानी जंगी ओहदेदार, आर्मी अफसर चीन के ज्यादातर हिस्से पर काबिज थे। सिन याट का ख्वाब था कि चीन को एक देश, एक मुल्क की शक्ल में फिर जोड़कर एक किया जाए, लेकिन यहीं पर एक अनहोनी हो गई। साल 1925 में सिन याट सेन की मौत हो गई। चीनी कौम ने अपने चहेते लीडर की मौत पर भरपूर आंसू बहाए, शोक मनाया और उन्हें बड़ी शान से दफन भी किया। सिन याट की मौत के बाद 2 लोग सामने आए जिनका दावा था कि वो चीन को मुत्तहिद यानी एक करने का ख्वाब पूरा करेंगे। दोनों ही नौजवान, दोनों की रगों में जवानी का दौड़ता हुआ खून, इनकलाब का जुनून और सबसे अहम, दोनों एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन। एक का नाम था चियांग काई शेक और दूसरे का माओ जे तुंग। ये चियांग काई शेक नाम का शख्स सिन याट सेन का सबसे होनहार शागिर्द यानी स्टूडेंट था। इसी वजह से जल्द ही वो हुकूमत पर काबिज हो गया। दूसरी तरफ था माओ जे तुंग। माओ एक अमीर घराने में पैदा हुआ था, लेकिन गरीबों और लाचारों का मददगार था। वो सोवियत रूस के इनकलाब और कार्ल मार्क्स की फिलोसफी से बहुत मुतासिर हुआ था। माओ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की फौज का कमांडर था। शुरू में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक से मिलकर कई वॉरलॉर्ड्स यानी जंगी ओहदेदारों को शिकस्त दी और शंघाई शहर पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन फिर एक मौके पर चियांग ने आंखें फेर ली और कम्युनिस्टों का कत्लेआम शुरू कर दिया। अब कम्युनिस्ट भी चुप नहीं रहे और बदले में उन्होंने माओ जे तुंग के नेतृत्व में इनकलाब का झंडा बुलंद कर दिया, जिसके बाद माओ ने 1931 में जियांगशी सूबे पर कब्जा कर लिया और वहां सोवियत रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से अलग रियासत और अलग गवर्नमेंट कायम कर ली। चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट यानी कौम परस्त हुकूमत के लिए ये नई रियासत एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए चीनी हुकूमत ने सोवियत रिपब्लिक ऑफ चाइना की नई रियासत को कुचलने के लिए फौज भेज दी
और यूं चाइना में खाना जंगी यानी अंदरूनी जंग का ऐलान हो गया। चीन की अंदरूनी जंग दुनिया की खौफनाक तहरीकों में से एक थी, क्योंकि अफ्रीकन किसी कायदे कानून के पाबंद नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने विरोध करने वालों का जी भर के कत्लेआम किया। ये अफ्रीकन चीनी हुकूमत के मानने वाले थे। इनके वहशीपन का एक मुजाहिरा तब देखने में आया जब इन चियांग काई शेक के फौजियों ने माओ जेतुंग की बीवी यांग काई हुई को गिरफ्तार कर लिया। इन फौजियों ने माओ की बीवी यांग पर बहुत शदीद जुल्म किए और उसे मजबूर किया कि वो चीनी आवाम के सामने अपने पति माओ को बुरा भला कहे और उसकी बेइज्जती करे। लेकिन जब यांग ने इन फौजियों का कहना नहीं माना तो उसे कत्ल कर दिया गया। अब माओ ने सोवियत चीन के नाम से एक रियासत तो बना ली थी, लेकिन इन्हें इस रियासत पर ठीक से हुकूमत करने का मौका ही न मिल सका। चियांग काई शेक की फौज सरपरा पहुंची। इस तरफ माओ की फौजी तादाद कम थी, इसलिए उन्होंने गेरिला जंग करने का तरीका अपनाया। जंग शुरू होते ही माओ अपने दुश्मन काई शेक की फौजों को दूर तक अपने इलाके में आने का मौका देते, फिर उन्हें चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला करके उनका सफाया कर देते। एक के बाद एक चियांग के 4 बड़े फौजी मिशन नाकामयाब हो गए। एक मिशन में तो 9000 फौजियों की एक पूरी टुकड़ी में एक भी फौजी जिंदा नहीं बच पाया। लेकिन 5वें हमले से पहले माओ की रियासत में एक जर्मन आया जिसने माओ को बिल्कुल ही बेबस करके रख दिया। माओ जैसा लीडर कैसे बेबस हो गया, ये किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। असल बात यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत रूस और इसके कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी इनकलाब का बहुत इज्जत और एहतराम करती थी। इसी वजह से जब स्टालिन की रूसी हुकूमत ने जर्मन कम्युनिस्ट ओटो ब्राउन को फौजी सलाहकार बनाकर माओ की चीनी रियासत में भेजा तो वहां सबने इसे अपने सर पर बिठा लिया। लेकिन यहाँ से चीनी कम्युनिस्टों की बदकिस्मती भी शुरू हो गई। रूस के सलाहकार ओटो ब्राउन ने ऐलान किया कि माओ के गेरिला जंग का तरीका एकदम गलत है। हमें दुश्मन से छुपने के बजाय उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए ताकि उन्हें कम्युनिस्टों की ताकत का अंदाजा हो सके। माओ ने रूसी सलाहकार को समझाने की बहुत कोशिश की कि मौजूदा हालात के हिसाब से गेरिला जंग ही हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन रूसी सलाहकार ओटो ब्राउन नहीं माना। अब माओ की भी बदकिस्मती थी कि कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी स्टालिन के भेजे हुए सलाहकार को नाराज नहीं करना चाहती थी। इसलिए कमेटी ने रूसी सलाहकार ओटो ब्राउन की हिकमत अमली मंजूर कर ली और माओ को भी क़यादत से लीडरशिप से हटा दिया और यूं कम्युनिस्ट फौज को गेरिला जंग छोड़कर अपने दुश्मनों से आमने सामने मैदानी जंग में उतरना पड़ा। उस तरफ चियांग काई शेक ने 5वें हमले में अपनी खतरनाक इलाइट फौज मैदान में उतार दी। इस खतरनाक फौज की तादाद 7 लाख जवानों पर मुश्तमिल थी और इस फौज को गेरिला जंग से मुकाबला करने की खास ट्रेनिंग भी दी गई थी। लेकिन जब इस फौज ने माओ की रियासत को घेरे में लिया तो इन्हें एक तसल्ली बख्श वाकया देखने को मिला। वो ये कि उनके दुश्मन कम्युनिस्ट अब छुपकर लड़ने के बजाय खुलेआम उनके सामने मैदान जंग में खड़े थे। अब चियांग के 7 लाख फौजियों का काम और आसान हो गया। अगले ही लम्हे उन्होंने कम्युनिस्टों के सरों पर अपनी तोपों और बंदूकों के मुंह खोल दिए। कुछ ही लम्हों में 7 लाख के मुकाबले पर खड़े 60,000 कम्युनिस्ट सफाई हस्ती से हलाक कर दिए गए। असल बात यह है कि ओटो ब्राउन की जगह अगर माओ जेतुंग खुद भी फौज के कमांडर होते तब भी शायद चियांग की नई फौज का मुकाबला ना कर पाते। लेकिन हार का पूरा ठिकरा तो ओटो ब्राउन के ही सर पर फोड़ दिया गया, क्योंकि ये जंग बहरहाल उसी की हिकमत अमली से लड़ी जा रही थी। ऐसे में कम्युनिस्ट कमांडरों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में माओ ने ये तजवीज़ पेश की कि दुश्मन का घेरा तोड़कर उन्हें ही घेर लिया जाए। लेकिन ओटो ब्राउन का जवाब था नहीं, अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे, यानी लंबी परेड का रास्ता इख्तियार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग मार्च करने का आइडिया माओ का नहीं बल्कि ओटो ब्राउन का था। माओ तो लॉन्ग मार्च के खिलाफ थे, लेकिन ओटो ब्राउन के फैसलों के सामने बेबस थे। ओटो ब्राउन चाहता था कि कम्युनिस्ट फौज अपनी रियासत से निकलकर किसी महफूज मकाम तक पहुंच जाए, लेकिन दुश्मन का घेरा तोड़ना आसान नहीं था। कम्युनिस्टों ने एक और गलती ये की कि अपने हुकूमती दफ्तर के सारे दस्तावेज और सामान भी अपने साथ ले लिया, यानी टाइपराइटर्स और फर्नीचर तक भी अपने साथ रख लिया। 14 अक्टूबर 1934 को 84,000 लोगों का ये मीलों लंबा काफिला चल पड़ा। एक तो भारी सामान, फिर दुश्मन का खौफ, काफिले की रफ्तार बहुत धीमी और इन्हें सफर भी रात के वक्त करना पड़ता था। शुरुआत की पहली चौकियों पर तो वो किसी न किसी तरह दुश्मन की नजरों में आए बगैर कन्नी कतरा कर निकल गए,
लेकिन जब आगे वो जियांग नदी के किनारे तक पहुंचे तो दुश्मन को इनके फरार होने का पता चल गया। इस नदी को पार करने के लिए दोनों फौजों में खौफनाक लड़ाई हुई, जिस भयानक लड़ाई में कम्युनिस्टों के 84,000 लोगों में से सिर्फ 30,000 के करीब लोग ही जान बचाकर जियांग नदी को पार कर पाए, बाकी मारे गए या भाग गए। कम्युनिस्टों का सारा दस्तावेजी रिकॉर्ड, सामान और फर्नीचर वगैरह नदी के पानी में बह गया। कम्युनिस्ट नदी तो पार कर गए, लेकिन अब दुश्मन की फौजें इन पर रोजाना हमले कर रही थी और फौजी दस्ते भी इनके पीछे लगे थे। चीन में हर रोज इनकी लाशें गिराई जा रही थी। तकरीबन 3 महीने तक बहुत ज्यादा मुश्किलें उठाकर कम्युनिस्ट इनकलाबियों का ये थका हारा काफिला गोइजू सूबे में आखिरकार पहुंच गया। यहाँ पर एक गांव में कम्युनिस्ट लीडरों की मीटिंग हुई। अपने नुकसानात से गमगीन इनकलाबियों का अब सोवियत यूनियन यानी रशिया की मदद से भरोसा उठ चुका था, इसलिए ऑटो ब्राउन की हैसियत भी खत्म हो गई। अब कम्युनिस्टों ने ऑटो ब्राउन की हिकमत अमली मुस्तरद करके एक बार फिर माओ जेतुंग को अपना लीडर मान लिया और माओ भी इस बार पूरी तैयारी के साथ अपनी पार्टी के चेयरमैन बने और अपनी जिंदगी के आखिर तक इसी ओहदे पर काबिज रहे। माओ लीडर बने तो हार से मायूस इनकलाबियों को यह एहसास हुआ कि वो हारे हुए लोग नहीं बल्कि इनकलाब के वो सिपाही है जो नए और मॉडर्न चीन की बुनियाद रखने जा रहे हैं। ये इनकलाब का टर्निंग पॉइंट था। लॉन्ग मार्च के इस हिस्से पर यह शेर एकदम फिट बैठता है कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। राह यार, हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। माओ ने हुक्म दिया कि चियांग की फौजों से बचना है तो खतरनाक पहाड़ी इलाकों में दाखिल हो जाओ ताकि दुश्मन हमारा पीछा ना कर सके और वहां से रास्ता बनाते हुए शांगशी सूबे की तरफ चलो। लॉन्ग मार्च का ये हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक था। चीन के उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते जानलेवा थे और वहां के रहने वाले तो और भी खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इन भयानक पहाड़ों में रहने वाले लोग किसी बाहर के अजनबी को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करते थे। अब माओ ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को ये लालच दिया कि अगर हम चीन की हुकूमत में आए तो आपके इन इलाकों को आजाद ही रहने दिया जाएगा। ये सुनकर पहाड़ों के ये कबायली खुश हो गए और उन्होंने कम्युनिस्टों को गाइड्स यानी पहाड़ी रास्ता दिखाने वाले सहरा भी मुहैया कर दिए। इन गाइड्स की मदद से इनकलाबियों का ये सफर शुरू हो गया, मगर दुश्मन भी इनकी ताक में था। नेशनलिस्ट यानी सरकारी फौज खुलकर तो कम्युनिस्टों पर हमला नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तमाम अहम रास्तों, पहाड़ी दर्रों और पुलों पर अपनी चौकियां बनाकर बड़ी बड़ी मशीन गन्स नस्ब कर दी थी। जब माओ के साथी इन रास्तों पर से गुजरते तो उन पर गोलियों की बौछार की जाती। हालात बद से बदतरीन हो चुके थे, लेकिन माओ की लीडरशिप ने इनकलाबियों में ऐसा जोश भर दिया था कि वो अपने सरों पर आन पड़ी मौत से भी टकरा गए। वो लोग खतरनाक नुकीले पहाड़ों पर चढ़ जाते और दुश्मन के कैंपों तक पहुंचकर उनको तबाह कर देते। इनमें से कुछ सरफरोश तो हाथों में हैंड ग्रेनेड बम लेकर दुश्मनों के बीचों बीच जा घुसे और अपनी जान देकर भी दुश्मन को खत्म कर दिया। इसी दौरान एक पुल ऐसा भी आया जिस पर सिर्फ जंजीरें बची थी। पुल बहुत कमजोर था। इस पुल पर कम्युनिस्टों के 20 के करीब जवान लेट लेट कर आगे बढ़ते रहे और करीब पहुंचकर उन्होंने दुश्मन पर हैंड ग्रेनेड फेंके और उन सबका सफाया कर दिया। पहाड़ी रास्तों में भूख, प्यास, सर्दी, बीमारी और दुश्मन की फायरिंग से अनगिनत इनकलाबी मारे गए। कई लोग तो भूख की वजह से चलते चलते चक्कर खाकर गिर पड़े और फिर कभी उठ ही न सके। लेकिन माओ मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। इन मजबूत इनकलाबियों का फौलादी इरादा 4-4 हजार ऊंची बर्फीली पहाड़ियों को भी सर कर गया। मुश्किलात से लड़ते भिड़ते माओ अपने बचे कुचे साथियों के साथ सीचुयांग और शांगसी की सरहद पर पहुंचे। तब तक पूरे चीन में माओ के लॉन्ग मार्च के चर्चे फैल चुके थे। दूसरे सूबों में रहने वाले कम्युनिस्टों की 2 फौजें इनके स्वागत के लिए आगे बढ़ रही थी। 22 अक्टूबर 1935 को सरहदी इलाकों में ये तीनों फौजें मिल गई। अब लॉन्ग मार्च खत्म हो गया था। स्वागत करने वाले लोग लॉन्ग मार्च के इनकलाबियों को गले लगाने लगे थे। मेरे 4 अगर को नवीद हो, सफेद दुश्मना को खबर करो। वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। इतने खतरनाक लॉन्ग मार्च से बच जाने वाले सारे लोग जब तक चीन की सरजमीन पर जिंदा रहे, इन्हें बहुत ही ज्यादा इज्जत और एहतराम की नजर से देखा गया। लॉन्ग मार्च तो खत्म हो गया, लेकिन इनकलाब का सफर खत्म नहीं हुआ। अब माओ को अपनी फौज एक बार फिर से इकट्ठा करने के लिए एक मजबूत फौजी अड्डे की तलाश थी और ये फौजी अड्डा इन्हें शांगशी शहर में मिल भी गया।
माओ और उनके साथियों ने यांगशी से शांगशी तक 6000 मील या 10,000 किलोमीटर तक का लॉन्ग मार्च किया। 24 नदियां और 18 पहाड़ी सिलसिले भी पार किए। लॉन्ग मार्च शुरू करने वाले 84,000 में से सिर्फ 8,000 लोग ही बाकी बचे। मगरिबी यानी यूरोपीय मुल्कों में लॉन्ग मार्च के दौरान शुजाअती दास्तानों को प्रोपेगेंडा समझा जाता है। यानी लॉन्ग मार्च यूरोपियंस के हिसाब से इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन यूरोपियन इस बात से हरगिज इनकार नहीं कर सकते कि मुश्किल हालात में इतना लंबा सफर अपने आप ही में एक बड़ा कारनामा है। माओ ने मंजिल पर पहुंचते ही जंग की तैयारी शुरू कर दी। ये जंग की तैयारियां सिर्फ फौज और असलहे से ही नहीं हो रही थी, बल्कि माओ ने एक नया हथियार भी मैदान में उतार दिया था। वो हथियार तोप, तलवार, बारूद या बंदूक नहीं थी, बल्कि वो हथियार था कलम। जी हाँ, माओ ने अपने कंट्रोल के नीचे वाले इलाकों में स्कूल खोले और अपने लोगों को तालीम देना शुरू किया। लेकिन अगर माओ के ख्याल में ये था कि वो हजारों मील दूर चलकर आएंगे तो दुश्मन के हमले से बच निकलेंगे, तो ये उनकी भूल थी, क्योंकि उधर चियांग काई शेक ये समझ चुका था कि माओ को खत्म किए बगैर उसकी हुकूमत कायम नहीं रह सकती। सो इसी वजह से वो माओ और उनके साथियों को खत्म करने के लिए एक आखिरी और फैसलाकुन हमले की तैयारी कर रहा था। ये हमला माओ के लॉन्ग मार्च की कामयाबी को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर सकता था। लेकिन ऐसे में एक मुल्क अचानक माओ की मदद को आ गया। वो मुल्क आखिर कौन सा था? तो दोस्तों, वो मुल्क था जापान। जापान ने माओ को चियांग काई शेक से कैसे बचाया? अपने ही लीडर को किडनैप, अगवा करने वाला जनरल कौन था? और क्या आप ये जानते हैं कि माओ को अमेरिका से भी मदद लेनी पड़ी थी? कैसी मदद और क्यों? और चीन में इनकलाब की कामयाबी की हैरत अंगेज दास्तान भी आपको जरूर दिखाएंगे, मगर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।